हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और ये वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी खबरों और उनके सबसे सटीक और सबसे प्रामाणिक विश्लेषण का। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में आज मैं बेहद गंभीर विषय लेकर आई हूं और यह विषय है बंटवारा यानी विभाजन। एक बंटवारा वो था जो 1947 में ही हो गया था। जिन्ना की मजहबी जिद पर अंग्रेजों ने इस देश को रेडक्लिफ रेखा से 2 टुकड़ों में चीर दिया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 देश बना दिए थे। लेकिन आज मैं जिस बंटवारे की बात कर रही हूं वो हो चुका है या फिर चल रहा है या फिर उसे होना ही होना है। यह आपको सोचना, समझना और तय करना है। एक बार जरा टीवी स्क्रीन पर अपने भारत का नक्शा गौर से देखिए। देश के चारों छोर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को अच्छे से देखें गौर से। आप देखेंगे कि नक्शे में कहीं टूट फूट नहीं है। तो फिर सवाल यह कि बंटवारे की बात आई कहां से? मैं बताती हूं कहां से आई। देश के 3 प्रमुख नेताओं ने आज बंटवारे की आशंका से देश को आगाह किया है। पहले प्रमुख नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। लोकप्रियता और राजनीतिक शक्ति में निर्विवाद रूप से देश के सबसे बड़े नेता हैं। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल यानी कांग्रेस के 2 सर्वोच्च नेता, एक तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस भले ही 11 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन उसका एक सुनहरा इतिहास रहा है। इसीलिए जब उसकी टॉप लीडरशिप कुछ बोलती है तो आप सहमत हो या ना हो, उसे अनदेखा नहीं कर सकते। इन तीनों नेताओं ने बंटवारे की बात क्यों कही वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले यह जान लें कि इन तीनों को बंटवारे के ये लक्षण कहां से दिखाई दिए। तो ये लक्षण दिखे हैं नए वक्फ कानून में और उसके विरोध में। इन लक्षणों को पढ़ने के लिए आप पश्चिम बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को गौर से देखें, इनको संज्ञान में लें, नोटिस लें। नए वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में आज भी हिंसा हुई। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। इसमें भी एक तस्वीर गौर से देखिए। मुंह पर नकाब या रुमाल लपेटे पत्थरबाजों को देखकर क्या आपको 2019 से पहले का कश्मीर याद नहीं आ रहा? वक्फ कानून देश की संसद से पास हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के नादिया की तस्वीरें भी देखें। भले ही गृह मंत्री ने संसद में कहा हो कि यह कानून सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन ना मानने वाले लोकतंत्र को खुली चुनौती दे रहे हैं। नादिया में इन लोगों ने पुलिस को ही दौड़ा दिया। पुलिस को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। यह हिंसा और आगजनी की तस्वीरें देखकर आपको सोचना समझना है कि क्या आपको नए वक्फ कानून को लेकर देश में एक और बंटवारे की सूरत नजर आ रही है? क्या 2025 में वक्फ कानून को लेकर विरोध के ये लक्षण 1947 की उस स्थिति से मिलते जुलते हैं जब मजहब की बुनियाद पर देश के बंटवारे के बावजूद इस फैसले को शांति से नहीं स्वीकारा गया था, जब बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई थी? पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर भी हिंदुओं और सिखों को भारत जिंदा नहीं आने दिया जा रहा था। लाहौर से अमृतसर आ रही ट्रेनों में उनकी लाशें गिनी जा रही थीं। यकीनन आज 9 अप्रैल को जब मैं जनहित में यह खबर दिखा रही हूं तो मैं और आप, हम दोनों ही जानते हैं कि हमारा भारत सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि भारत अब कभी नहीं बढ़ सकता। लेकिन फिर भी बंटवारे की बात देश के 3 बड़े नेताओं ने कही है तो हम इस बहस को बीच में नहीं छोड़ सकते। मैं बारी बारी से आपको तीनों की बात सुनाती हूं। नया वक्फ बिल लोकसभा से 2 अप्रैल को और राज्यसभा से 3 अप्रैल को बहुमत से पास हुआ था। कल ही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ कानून लागू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नए वक्फ कानून की जरूरत और इसके विरोध की राजनीति पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वक्फ संशोधन कानून की बहस के मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है। इस तुष्टीकरण का बीज स्वतंत्रता संग्राम के वक्त ही बो दिया गया था। बंटवारा आम मुसलमानों की मांग नहीं, कट्टरपंथी नेताओं की भूख थी। कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों की इस भूख को अपना समर्थन दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि आजादी के बाद सत्ता की दावेदार सिर्फ वही रहे। इसके नतीजे में गरीब और पिछड़े मुस्लिमों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2013 में वक्फ कानून संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने का प्रयास था। दुष्परिणाम ये हुए कि कट्टरपंथियों भूमाफिया के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो गए। तो प्रधानमंत्री का सीधा आरोप है कि नए वक्फ कानून का विरोध सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए ही किया जा रहा है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस की आज भी वही सोच है जिस सोच ने 47 में देश का बंटवारा कराया था। प्रधानमंत्री का 23 नवंबर 2024 का एक बयान सुने, तब भी वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस पर उनके यही आरोप थे। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। प्रधानमंत्री उस आरोप पर कायम है कि कांग्रेस की सोच विभाजनकारी है और अपने वोट बैंक को साधने के लिए वो देश को एक और बंटवारे की तरफ धकेल सकती है। अब आप कांग्रेस के टॉप लीडर्स को सुने। कांग्रेस ने आज जो आरोप लगाया उसका सार यह था कि देश को दिमागी तौर पर बीजेपी और संघ ने बांट ही दिया है और नया वक्फ कानून ऐसी ही विभाजनकारी रेखा है। आज अहमदाबाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है और यह देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। यहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दो आरोपों पर गौर करें। राहुल ने कहा कि नए वक्फ कानून से सरकार एक वर्ग की धार्मिक स्वतंत्रता छीन रही है और खड़गे ने आरोप लगाया कि नया वक्फ कानून ध्रुवीकरण के लिए ही लाया गया है। खड़गे ने यह कहना चाहा कि संसद में 2 दिन 13 घंटे इसलिए चर्चा की गई ताकि पूरा देश इस बहस को देखे, सुने और दिमागी तौर पर हिंदू मुसलमान में दरार और बढ़ जाए। क्या यह आरोप गंभीर नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी यह कहना चाहती है कि 3 और 4 अप्रैल को संसद में जो हुआ वो एक नाटक था? क्या एक चुनी हुई सरकार के किसी फैसले और संसद में पूरे देश के सामने उस फैसले पर उसकी जीत को अब साजिश कहा जाएगा? मैं कुछ आंकड़े देती हूं, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नए वक्फ कानून पर जो जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति बनी थी उसकी कुल 37 बैठकें हुई थीं। जेपीसी में कुल 30 सदस्य थे जो सभी पार्टियों के थे। जेपीसी के सामने कुल 97,28,000 ज्ञापन थे, यानी इतने ज्यादा सुझाव। नए वक्फ बिल पर संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर 24 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई। बिल पर मतदान का 3 घंटे 39 मिनट का समय इससे अलग है। चर्चा में कुल 107 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें 61 सांसद लोकसभा में बोले और 46 सांसद राज्यसभा में। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा के वक्त लोकसभा में मौजूद थे। यह अलग बात है कि उन्होंने वक्फ बिल पर संसद में अपने कोई विचार नहीं दिए। गौरव गोगोई से चर्चा की शुरुआत कराई। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बोले थे। विरोध में उन्होंने पूरे तर्क दिए थे।
अब खरगे ही अगर ये कहेंगे कि संसद में ये चर्चा ध्रुवीकरण के लिए थी, तो फिर जाहिर तौर पर उन्हीं से पूछा जाएगा कि वो इस तथाकथित ध्रुवीकरण की चाल का हिस्सा क्यों बने। कांग्रेस पर ऐसा क्या दबाव था? वक्फ कानून के विरोध की राजनीति में अभी आपको और भी कई तस्वीरें दिखाना बाकी है, लेकिन उन पर आने से पहले बीते 5 दिनों की कुछ और तस्वीरें देखिए। 4 अप्रैल के बाद की तस्वीरें, जब नए वक्फ कानून के विरोध में देश में कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को हक है, हम इन प्रदर्शनों को भी इसी नजरिए से देखते हैं। लेकिन जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहे थे, कई विपक्षी दल इसे अपने दफ्तरों में बैठे बैठे समर्थन दे रहे थे। विपक्षी दलों ने ना तो पहले सड़क पर कोई आंदोलन खड़ा किया, ना ही बाद में इन प्रदर्शनकारी संगठनों के साथ सड़क पर हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी दलों को इन वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों में 3 कृषि कानूनों के विरोध जैसा उबाल दिख रहा है? क्या इसीलिए वक्फ कानून पास हो जाने के बाद विपक्षी दल इसके खिलाफ बोल रहे हैं, ताकि एक बार फिर देश में एक माहौल तैयार हो सके जिसका लाभ उठाया जा सके? अब जल्दी से हम बंगाल पर आ जाते हैं, क्योंकि नए वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा आगजनी बंगाल में ही हुई है। पश्चिम बंगाल में 33% अल्पसंख्यक आबादी है। बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक का कई चुनावों से ममता बनर्जी की टीएमसी की तरफ झुकाव रहा है। ममता बनर्जी वक्फ बिल के बहाने इस वोट बैंक को साध रही हैं। ममता भी यही मानती हैं कि यह वक्फ कानून बीजेपी की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। ममता ऐसे संकेत दे रही हैं कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। अब ममता बनर्जी का आज का बयान सुने और वक्फ कानून को लेकर उनके दर्द पर बीजेपी को भी सुनिए। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। কালকে জঙ্গিপুরে কি হলো? জঙ্গিপুরের পুরসভা আপনার, এমএলএ আপনার, এমপি আপনার, জেলা পরিষদ আপনার। সেখানে কালকে বেচারা পুলিশদেরকে গাড়িগুলো পুড়ানো হলো। আপনার মুখে মুখাবাড়ি নিয়ে কেন নেই? ৭৪টা হিন্দু দোকান ভাঙলো, লুট করলো। আপনার মুখে একটা শব্দ নেই কেন? वैसे नए वक्फ कानून पर देश की एक विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हंगामा नहीं, मैं सीधे सीधे बताती हूं कि धक्का मुक्की मारपीट, हाथापाई तक की हैट्रिक लग चुकी है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक अपडेट। साफ दिख रहा है कि वक्फ कानून को लेकर विपक्ष संसद में भले ही हार गया हो, लेकिन सड़क पर उसने हार नहीं मानी है और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का जज्बा भी कायम है। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 20 याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी हैं, जिनमें मुसलमानों के समानता के अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का और संपत्ति के अधिकार की दुहाई दी गई है। अपडेट यह है कि आज केंद्र सरकार ने भी इस पर कैविएट दाखिल कर दी, यानी कहा है कि उसे सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे। माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं की याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। कानून बनाना संसद का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बस ये चेक करता है कि कहीं संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। नए वक्फ कानून पर सरकार का आत्मविश्वास संसद में दिख गया था जब उसने कहा था कि विपक्ष को आपत्ति है तो वो कोर्ट जा सकती है। जहां तक ये नए वक्फ कानून की बात की जाए तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे अधिकार हैं। वो इस पूरे मामले को देखेगा और ये जरूर देखेगा कि जो संवैधानिक कसौटी है उस पर ये कानून खरा उतरता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये याचिकाएं जाएंगी और जहां तक वो जरूर ये मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से कि इस कानून पर, जो नया वक्फ कानून है, जब तक इस पर फैसला ना आ जाए तब तक इस कानून को रोक दिया जाए। एक कानून जो संसद से पास हुआ है उस पर देश की एक विधानसभा क्यों चर्चा करना चाहती है? क्या सिर्फ अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए, अपने वोटरों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हम खामोश नहीं बैठे हैं, वक्फ के कब्जे बचाने के लिए जान लड़ा रहे हैं? जी हां, मैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की ही बात कर रही हूं, जहां पर वक्फ कानून के विरोध में आज मारपीट और हाथापाई की हैट्रिक लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए।
7 अप्रैल, 8 और 9 अप्रैल, जब वक्फ के नाम पर सदन में खूब बवाल हुआ। पहले दिन विधायक ने कोर्ट फाड़कर विरोध जताया। कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने कानून की कॉपी फाड़ दी। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की के हालात सदन के भीतर पैदा हो गए। हुआ ये कि वक्फ कानून को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने पीडीपी विधायक वहीद पारा के खिलाफ टिप्पणी कर दी। कहासुनी बढ़ती चली गई। महराज ने पीडीपी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाया। महराज मलिक का जो वीडियो वायरल है उसे देखिए, फिर इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसने कौन के साथ गद्दारी की है? गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, कितना माफिया लाए हैं इन्होंने, भाजपा के गुंडे, बीजेपी के गुंडे। अरे बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो, कौन है वो? इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद महराज मलिक जब चिल्लाते हुए जाने लगे तो आरोप है कि विधानसभा की लॉबी में बीजेपी को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी। इसके बाद उस जगह धक्का मुक्की और मारपीट के हालात बन गए। दूसरे दलों के विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के साथ विधानसभा के स्टाफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। टेबल के शीशे टूट गए, कुछ दूसरे विधायकों को भी चोट लगी। विधायकों के इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माननीयों की करतूत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीडीपी के कुछ लोग थे, उन लोगों ने कोशिश की हमला करने की और उनके समर्थन में बीजेपी के एमएलए सारे उठ के चले आए। अगर उनको मेरे साथ तकलीफ होती है तो जुबानी बात करें, हाथापाई का क्या तर्ज रहता है। आज तो गलती हमारी ये है कि आज हम शरीफ बनकर आए और ये बदमाश हो गए। बेसिकली क्या था, हम वहाँ पे बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन के लिए। जब इसने माँ बहन की गाली दी और बीजेपी को गाली दी, वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे देश हित में या हमारी पार्टी को कोई गाली देगा वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो असेंबली हो चाहे असेंबली के बाहर हो। एक उंगली आप किसी पे उठाते हो तो 4 आपकी अपनी तरफ भी उठती हैं। अगर अब आगे से उंगली उठाएगी तो बाकी की 4 उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। वक्फ कानून का विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक कर रहे हैं और सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की है। वक्फ कानून का चुनावी इफेक्ट क्या होगा, इसका पहला ट्रायल अक्टूबर-नवंबर में ही दिख सकता है, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। कानून पास कराने में नीतीश कुमार का बड़ा किरदार है। आरजेडी अभी से बिसात बिछा रही है कि इसका समर्थन नीतीश को चुनाव में भारी पड़ेगा। सब चला जाए पर कुर्सी ना जाए, इसी स्लोगन के साथ पटना में आरजेडी की नेता ने नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। नीतीश को मुसलमानों का विरोधी बताया गया है। नसीमा जमाल नाम की पसमानदा मुस्लिम नेता ने ये पोस्टर लगवाए हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी से ही मतलब है, सिर्फ उनको सब चला जाए पर उनकी कुर्सी ना जाए। मुसलमानों को बहुत बड़ा ये धोखा दिए हैं। हम संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, ये काला कानून हम लोग मानने में से नहीं है। वक्फ बिल जो है ये वापस हो और हम लोग काला पट्टी बांध के हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बिहार में विपक्ष वक्फ कानून को लेकर नीतीश पर हमलावर है, लेकिन नीतीश की पार्टी के नेता ने कहा कि बीजेपी के साथ रहकर भी नीतीश ही वो नेता हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है? इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने की जरूरत नहीं है। आरजेडी ने अब नीतीश की पार्टी के नेता के इस बयान को ट्विस्ट दे दिया है। पूछ लिया है कि क्या बीजेपी मुस्लिमों के हितों की रक्षा नहीं करती। अशोक चौधरी जी जो बात बोल रहे हैं उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं करती है। और वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह की भाषा जनता दल यू के नेताओं ने इस्तेमाल की, वो भाजपा को अपने विचारों के आधार पर खुश करना चाहते हैं और अपनी कुर्सी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस पर बीजेपी का भी पक्ष आया है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री तुष्टीकरण नहीं, सामाजिक न्याय के आधार पर काम करते हैं। वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है।
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर मुस्लिम समाज के 75% पासमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके उनके हक और हकूक को दिलाने का काम किया। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। राज्य की आबादी में 17% मुसलमान हैं। एनडीए की नजर पसमानदा यानी पिछड़े मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन आरजेडी नीतीश को मुस्लिम विरोधी बताकर निशाना साध रही है। इस पूरे मामले में मेरा ये मानना है कि वक्फ का बिल संसद से पास हो गया है तो उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला क्या होता है उसका इंतजार करना चाहिए। हर चीज को सिर्फ सियासत के नजरिए से देखने से बचना होगा। भारतीय राजनीति में जाति एक ध्रुव सत्य है। अगली बड़ी खबर अब आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, पूरब हो या पश्चिम, देश के किसी कोने में चले जाएं, राजनीति के साथ साथ पूरा सामाजिक ताना बाना जाति के आसपास ही घूमता है। जाति ही चुनाव में जीत हार तय करती है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के कांग्रेस अधिवेशन में फिर से जाति का राग छेड़ा है। जाति गणना को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। पहले राहुल गांधी का आज का बयान सुनिए, फिर राहुल के इस जाति गणना की मांग का पूरा सच देश के सामने रखेंगे। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और उनकी ये मांग आज से नहीं है। पिछले कई महीनों से वो मोदी सरकार पर जातीय जनगणना के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। जबकि ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि देश में जो आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी वो अंग्रेजों के जमाने में साल 1931 में हुई थी। उसी जनगणना के औसत के आधार पर कोई भी चैनल, अखबार या डिजिटल पोर्टल आपको राज्य, लोकसभा, जिलों की जातीय जानकारी देता है। सवाल तो यह है कि जो राहुल गांधी जातीय गणना की डिमांड मोदी सरकार से करते हैं, वो ये क्यों नहीं बताते कि देश में तो 50 साल से ज्यादा तक कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा है। कांग्रेस ने आखिर अपने शासनकाल में जातीय जनगणना देश में क्यों नहीं करवाया? जनहित की रिसर्च टीम ने जातीय जनगणना के इतिहास को लेकर जो जानकारी जुटाई है उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। साल 1931 में जातीय गणना हुई जिसके आंकड़े जारी किए गए। साल 1941 में भी जातीय गणना हुई लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई, तब जातियों में सिर्फ SC ST की ही गिनती की गई। इसके बाद साल 2011 तक सिर्फ SC ST का आंकड़ा ही सार्वजनिक हुआ। साल 1980 के बाद देश की राजनीति में जाति की सियासत शुरू हुई। उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के नेताओं का उभार हुआ और फिर पिछड़ी जाति के आरक्षण की मांग उठी। इस दौर में इंदिरा गांधी ने उस दौर का मशहूर नारा दिया था, न जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। उस वक्त का इंदिरा गांधी का जाति के खिलाफ दिया भाषण आज भी वायरल होता है। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी कहीं को माने। तब जाति का विवाद इतना बढ़ गया कि 1970-80 में तत्कालीन सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इसके बाद 1989 में जब देश में वीपी सिंह की सरकार थी, तब मंडल आयोग की सिफारिश लागू करके पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। तब पिछड़ी जाति की संख्या का आधार 1931 की जनगणना को ही बनाया गया था। देश में साल 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार रही। इस दौरान 2011 में जनगणना कराई गई।
उस वक्त लालू, मुलायम जैसे पिछड़ी जाति के नेताओं की मांग पर मनमोहन सरकार ने प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी, जिसने देश में जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया। इसका नाम सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस रखा गया था। इस पर 4,893 करोड़ रुपए का खर्च आया था। देश भर में जिलावार पिछड़ी जाति के लोगों को गिना गया, लेकिन इस गिनती का अब तक कोई अता पता नहीं है। बताया जाता है कि जातीय जनगणना का डेटा जमा करने के बाद सोशल जस्टिस मंत्रालय को सौंपा गया, लेकिन इसके बाद जो कैटेगरी बननी थी वो बन नहीं पाई। इन्हीं राहुल गांधी की पार्टी के राज में देश के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्च करके जो जातीय गणना कराई गई थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। बीजेपी ये कहते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध रही है कि राहुल ओबीसी तो करते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए क्या किया जाना चाहिए ये उनको बताना होगा। मित्रों, ओबीसी बहुत करते हैं राहुल गांधी। तो पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के सबसे उच्च के डिसीजन मेकिंग में ओबीसी को जगह है क्या? कि वहां पर बस आपकी माता जी, आप और आपकी बहन जी, यही तीन है ना? कोई ओबीसी है क्या? 2023 में जब कांग्रेस बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार के साथ थी, तब वहां जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। अभी तेलंगाना सरकार ने भी आंकड़े जारी किए हैं। कोई एक सेल्फ गोल हो तो फिर समझ में आता है, यहां तो गोल ही गोल है। कांग्रेस ने खुद को बदलने के लिए गुजरात में पार्टी का अधिवेशन किया। इस अधिवेशन से अगली जो खबर निकली है वो आपको चौंका देगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अधिवेशन में ईवीएम को लेकर सरकार पर फिर हमला किया, फिर से सवाल उठाए हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का ईवीएम मंत्र सुने, फिर इसका भी सच देश के सामने रखेंगे। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। आपने ऐसी टेक्निक बना ली है। ईवीएम को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे इन शब्दों का सहारा ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस को कौन बताए कि इसी ईवीएम के दम पर कांग्रेस इस वक्त लोकसभा में 99 के नंबर पर पहुंची है। इसी ईवीएम के दम पर राहुल गांधी 2 लोकसभा सीट से पिछले साल जीतकर सांसद बने, बाद में एक छोड़ दिया। 2019 में अमेठी से हार गए थे। इस बार उनकी पार्टी अमेठी भी जीती और राहुल खुद रायबरेली से सांसद बने। राहुल ने वायनाड की सीट खाली की तो इसी ईवीएम ने उनकी बहन प्रियंका गांधी को पहली बार वहां से सांसद बनाया। ईवीएम की ही देन है कि प्रियंका संसद में है। ईवीएम की ही देन है कि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में विरोधियों को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस सत्ता में आई है। इसी ईवीएम से तो अभी आपके गठबंधन की झारखंड में भी जीत हुई है। महाराष्ट्र में जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया। काम जनता के बीच करने की जरूरत है। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप देश का भरोसा नहीं जीत पाएंगे। इतना बड़ा अधिवेशन हुआ और प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता वहां पर मौजूद नहीं रही। कारण जो भी रहा हो, इसको लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो फिर उनके लिए समय निकालना ही होता है, क्योंकि कार्यकर्ता, मीडिया, समर्थक सभी को इंतजार रहता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 35 नेता ऐसे थे जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। कल 35 सदस्य नहीं मौजूद थे तो एक को निशाना बनाना सही नहीं है। 35 सदस्य नहीं मौजूद थे। अब जरा बताइए, ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी बीजेपी से जो रोज मिशन मोड में काम करती है। इसीलिए हमें यह कहना पड़ रहा है कि मजबूत विपक्ष बनने के लिए, सत्ता की चाहत के लिए कांग्रेस को अपने अंदर झांकना होगा। दोष देने भर से वो भी ईवीएम को काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि विपक्ष की हैसियत से सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार खड़गे साहब को है, उठाना भी चाहिए, कांग्रेस के सभी नेताओं को भी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सच्चाई को देखना होगा, सच्चाई को समझना होगा। बिना सच्चाई का सामना किए, बिना कमियों को दूर किए किसी जंग को जीत पाना आसान नहीं है। खुद को बदलने में जुटी कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए एक नया प्रयोग करने का मन भी बनाया है। वैसे तो यह प्रयोग बीजेपी पहले कर चुकी है। सफल रही या असफल, यह चर्चा का विषय हो सकता है।
लेकिन खबर यह है कि कुछ उसी तरह के फॉर्मूले पर चलने का मन कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस दिन राहुल गांधी बिहार में कन्हैया की यात्रा में शामिल होने गए थे, उसी दिन पार्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक जिला कमेटी में पदाधिकारी बनने से लेकर विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं को अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल दुरुस्त करना होगा। फॉलोअर्स की संख्या मजबूत करनी होगी। फेसबुक पर 1,30,000 फॉलोअर होने चाहिए। एक्स हैंडल ट्विटर पर 50,000, इंस्टाग्राम पर 30,000 फॉलोअर्स होने की शर्त रखी गई है। अब इस फरमान के बाद से कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी है। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में तो इस बात की भी चर्चा है कि पार्टी के मौजूदा विधायक भी आंकड़ों के सुलझन में खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगे हैं। फिलहाल यह फरमान बिहार के लिए जारी किया गया है, जहां साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। जनहित की रिसर्च टीम ने बिहार के नेताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल को जब खंगालना शुरू किया तो मालूम चला है कि प्रदेश स्तर का ज्यादातर नेता इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के एक्स हैंडल पर 27,000, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष विधायक राजेश कुमार के 4,516 फॉलोअर हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के 8,616, वजीरगंज के विधायक अवधेश सिंह के 1,042 हैं। राजा पाकड़ के विधायक प्रतिमा कुमारी के 3,090 ही फॉलोअर हैं। ये लोग बिहार की राजनीति में कांग्रेस के चर्चित चेहरे हैं। 19 में से ज्यादातर मौजूदा विधायकों का तो एक्स पर हैंडल ही नहीं है। फेसबुक पर इन नेताओं के फॉलोअर्स की संख्या इससे ज्यादा भले ही है, लेकिन वो भी मौजूदा 1,30,000 वाले टारगेट को पूरा नहीं करते। ऐसे में जिसका भी ये आइडिया है, उसने बीजेपी से तो आइडिया कॉपी कर लिया, लेकिन अपने नेताओं का प्रोफाइल ठीक से चेक नहीं किया है। वैसे भी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम माहौल बनाने तक तो ठीक है, इसके आधार पर चुनाव लड़ना या फिर चुनाव लड़ने के लिए इसका बायोडेटा में शामिल करना कहीं से भी सफलता की गारंटी नहीं माना जा सकता। इसका जीता जागता उदाहरण अभिनेता एजाज खान है। अभी पिछले साल ही उन्होंने महाराष्ट्र की वर्सोवा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इनके फेसबुक पर 42 लाख फॉलोअर हैं, एक्स हैंडल पर 4 लाख, इंस्टाग्राम पर 57 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनको वोट मिले 155, जो कि नोटा से भी कम था। मेरा यह मानना है कि प्रयोग करना खराब बात तो नहीं है। जब आप कमजोर पिच पर होते हैं तो प्रयोग करने में बुराई भी नहीं है, लेकिन यह देखना होगा कि जिनको लक्ष्य लेकर हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो उस प्रयोग का बोझ बर्दाश्त करने की स्थिति में हैं या फिर नहीं है। यहीं कहीं गिरा था रुधिर परम त्याग की चेतना से बहकर, यहीं कहीं रोया था तिरंगा वीर गति का हृदय घात सहकर, यहीं कहीं गिरा था सैनिक भारत माता की जय कहकर। ये कविता 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों पर लिखी गई थी। मुंबई हमलों की ये तस्वीरें बीते 16 साल से हर भारतीय के सीने में खंजर सी चुभती हैं। 5,978 दिन बाद इस घाव पर बड़ा मरहम लगने वाला है। जिन आतंकवादियों ने मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी, उनमें से एक के गुनाह का अभिशाप होने वाला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसका नाम आतंकी तहव्वुर राणा है। पहचान मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता। आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की साझा टीम तहव्वुर राणा को लेकर विशेष विमान से अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। अगले कुछ घंटों में तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा। फिलहाल उसकी बैरक पर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। बताया गया है कि दिल्ली और मुंबई के स्पेशल बैरक में उसको रखा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के एनआईए कस्टडी में उसकी होने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ मुंबई के आर्थर रोड जेल में 26/11 के जब स्पेशल ट्रायल की बात चल रही थी कसाब की, तो जब कसाब को जिस स्पेशल बैरक में रखा गया था, उस स्पेशल बैरक में तहव्वुर राणा को रखकर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किए जाने की बात सामने आ रही है। 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का है। मूल का मतलब उसका वहीं पर जन्म हुआ।
पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में काम कर चुका है। सेना में डॉक्टर की नौकरी छोड़कर राणा ने कनाडा की नागरिकता ली और फिर आतंकी अभियान को अंजाम देने के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका में राणा अपने बचपन के दोस्त डेविड हेडली के संपर्क में आया। शिकागो में राणा ने अपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन नाम की कंपनी शुरू की, जिसका दफ्तर मुंबई में भी खोला गया। इसी दफ्तर ने मुंबई में रेकी करने के लिए डेविड हेडली की मदद की थी। मुंबई हमलों की चार्जशीट के मुताबिक खुद हमलों से कुछ दिन पहले तहव्वुर राणा भी मुंबई में रुका था। करीब 10 दिनों तक वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को चोट देने की साजिश रच रहा था। हमले की प्लानिंग के दौरान हेडली और राणा के बीच ईमेल के जरिए हुई बातचीत जांच एजेंसी को मिली थी, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुंबई हमले में सीधे शामिल होने के सबूत मिले थे। लेकिन कानूनी दांवपेच से 16 साल से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अटका रहा। इसी साल पीएम मोदी जब अमेरिका दौरे पर थे, तब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिली। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका ऐलान किया। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के साथ ही भारत को अमेरिका से उसके गुनाहों की पूरी फाइल मिल सकती है। तहव्वुर राणा से अब ये जानकारी मिल सकती है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कैसे मदद की, कैसे पाकिस्तान में मुंबई हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बड़ी जीत थी, क्योंकि उसे खुद 14 साल पुराने बयान से समझ ले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे। इन्वेस्टिगेशन किसने किया, जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा, यहां के पीड़ित लोग हैं उनको न्याय कौन दिलाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार इस दिशा में कोशिशें तेज की गईं और अब उनकी मुहिम रंग लाई। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड के गुनाहों की सजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हुए जनहित में बात मांस और मछली वाले उस वीडियो की, जिसके जरिए सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर दिल्ली में बंगाली समाज के खानपान में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया है। जवाब में बीजेपी ने वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तृणमूल सांसद फर्जी वीडियो के जरिए भ्रम फैला रही हैं। Mr. Chairperson, sir, are you going to do your job and please ask the honorable gentleman to sit down? नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। No need for you, Nishitanji. The speaker sir has spoken. Please sit down. अपने तीखे बयानों और तल्ख तेवरों के चलते सुर्खियों में रहने वाली तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया हैंडल से दिल्ली के चित्तरंजन पार्क इलाके के मछली बाजार का एक वीडियो शेयर करके नए हंगामे को हवा दे दी। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि वीडियो में भगवा कपड़ों में दिख रहे लोग बीजेपी के हैं, जिन्होंने दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में मांस मछली व्यापारियों को अपनी दुकानें बगल में मौजूद काली मंदिर के पास से हटाने के लिए डराया धमकाया है। BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. These goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Bengalis are a proud fish-eating people, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? इस वीडियो के बाद मोइत्रा ने एक शख्स के व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसने दावा किया है कि वो CR पार्क के पास रहता है। वहाँ के हालात भयावह हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों से सभी मछली और मीट बाजार बंद हैं।
मुद्दा दिल्ली से जुड़ा है और सवाल पश्चिम बंगाल की सांसद ने उठाया तो बिना देर किए आम आदमी पार्टी भी इस मामले में कूद पड़ी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भ्रामक वीडियो शेयर करके महुआ मोइत्रा ने सिर्फ दिल्ली का माहौल खराब करने बल्कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। सरकार का काम होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ताकि सब बराबरी से फ्लरिश कर पाए, और अगर भाजपा सच में ऐसा मानती है तो जाकर वेस्ट बंगाल में इसी चीज़ का प्रचार करें। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारा उस क्षेत्र में रहता है। मेरी निवेदन है आप सबके माध्यम से कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे क्षेत्र का किसी प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न करें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वीडियो की पड़ताल करने एबीपी न्यूज की टीम चितरंजन पार्क पहुंची तो मछली बाजार खुला था। बाजार के ठीक बगल में काली मंदिर भी, और मीट मछली बेचने वालों ने बताया कि कुछ लोग मार्च और अप्रैल में 3 बार यहां आए थे। हालांकि वो कौन थे किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वीडियो बनाने के लिए महुआ मोइत्रा ने ही वीडियो में दिख रहे लोगों को भेजा था। कि जो आया था हम किसी को नहीं जानते, वो भी महुआ मोइत्रा भेजा, उन्होंने ये बनाया, काउंसिल किया फैक्ट, और उन्होंने ये सब तमाशा करके ये कर रहा है अपना फेमस होने के लिए, और कुछ नहीं। वो पहले आया था 10 मार्च को 4 बजे, उसके बाद आए थे आपका 3 दिन पहले, मतलब आपको 6 अप्रैल को। उससे बीच में एक बार आया था, मगर रास्ते से ऊपर के वीडियो करके चला गया था। शाम को हम लोग जब दुकान डिस्प्ले कर रहे थे उस टाइम आए थे, तो आके पहले बोला जे मैं सनातनी हूँ। मैंने बोला मैं भी सनातनी हूँ। नहीं, मंदिर के साथ आप लोग कैसे मच्छी का मार्केट खुल के रखा है हम लोग ने। मैंने बोला ये तो हमारा ही मार्केट है, हम लोगों का मच्छी दुकान है, ये मंदिर भी हम लोगों का है। हालांकि हाल ही में चैत्र नवरात्र के दौरान दिल्ली में मंदिरों के आसपास मांस मछली की दुकानें बंद करने के लिए बीजेपी के कई विधायकों ने मांग उठाई थी, जिस पर जमकर राजनीति हुई थी। और अब जल्दी से बात कर लेते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब की। कुछ दिनों पहले ही इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर से औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, लेकिन अब एक और नई मांग उठ गई है। जहां औरंगजेब की कब्र है उस शहर का ही नाम बदल दिया जाए। पहले औरंगजेब जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर हुआ, फिर संभाजीनगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर विवाद, और औरंगजेब विरोधी अभियान में महाराष्ट्र के मंत्री की नई मांग। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना विधायक ने कहा है कि संभाजीनगर के जिस खुलदाबाद कस्बे में औरंगजेब की कब्र है उस खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया जाए। जहाँ खुलताबाद कहा जाता है, जहाँ औरंगजेब की कब्र गड़ी है, तो वो रत्नपुर है। और इसका अंग्रेज के ज़माने से उसके अंदर 7/12 या तो टैक्स जिसको कहते हैं, वो रत्नपुर के नाम से ही है। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब मुगल बादशाह औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर महाराष्ट्र में ऐसा विवाद हुआ कि 17 मार्च को नागपुर शहर में हिंसा भड़क गई। जैसे तैसे औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ विवाद ठंडा हुआ तो अब उस कस्बे खुलदाबाद के नाम को लेकर नए सिरे से सियासत शुरू हो गई, जहां 300 साल से भी ज्यादा वक्त से औरंगजेब की मजार मौजूद है। शिवसेना कोटे के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में महाराष्ट्र के कई शहरों, कस्बों और जगहों के नाम के साथ बाद लगा दिया गया, जैसे औरंगाबाद, उस्मानाबाद, दौलताबाद किला, जो अब संभाजीनगर, धाराशिव और देवगिरी फोर्ट हो चुके हैं। अब जिसको हम धाराशिव कहते हैं उस्मानाबाद था, जिसको जब छत्रपति संभाजीनगर कहते हैं उसको औरंगाबाद किया, दौलताबाद किया, खुलताबाद किया। ये सब बाद वाले सब जो नाम है वो औरंगजेब ने रखे, तो वो बदलना हम चाहते। इतिहास में पुराने जो गलती हुई उसको सुधारने की हमारी कोशिश है। अब शिंदे की शिवसेना खुलदाबाद का नाम बदलवाने की मांग कर रही है, जिस पर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी महाराष्ट्र सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि वो ऐसे मुद्दों की बजाय राज्य के विकास पर ध्यान लगाएं। नाम बदलने से महंगाई खत्म हो जाती है, नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाती है, नाम बदलने से देश का जो लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि एक जगह का नाम नहीं, पूरे देश का नाम बदल दो, हम स्वागत करेंगे। वहीं
ऐसे मुद्दों पर सबसे आगे चलने वाली AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने खुलदाबाद का नाम बदलने के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान देते हुए शिवसेना और बीजेपी पर ये कहते हुए हमला बोल दिया है कि अगर महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी अहमदाबाद जैसे शहरों के नाम क्यों नहीं बदले जा रहे। और अब आज का जनहित मंत्र। जो लोग असफल होने के डर से कुछ नहीं करते, वो कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इसीलिए जीवन में अनुभवों से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अनुमानों से। अनुभव ही वो एकमात्र पूंजी है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।